यहूदियों का पूरी दुनिया में वर्चस्व, और हमारे देश में भी बहुत कम तादाद में जो जैन समाज है उसका वर्चस्व। उनसे अगर पूछा जाए तो उन्होंने कहा ना कि हमने गैर जरूरी चीजों को अपने अंदर से कम किया है और जरूरी चीजों को जरूरत से भी ज्यादा अपने यहाँ पैदा किया है। आप कांग्रेस की देख ले, बीजेपी की देख ले, या किसी की भी, आपकी सिर्फ एक पार्टी वही ओवैसी साहब वाली है। क्या उन्हीं कंटेंट को जो बेहूदगी के हैं उसी को कबूल कर रहे हैं, उसी को पसंद कर रहे हैं? हम तो गालियों को, फहद चीजों को, उनको पसंद कर रहे हैं। किसके पास अभी इलेक्शन हुआ ना बंगाल में, किस पार्टी ने मुसलमानों की सिक्योरिटी की बात की? कौन सी ऐसी पार्टी है जो हमारे एजुकेशन सिस्टम पे बात कर रही है, हमारे इंडस्ट्रीज की जॉब पे बात कर रही है, हमारी सिक्योरिटी पर बात कर रही है? अभी मौलाना तौसीफ वाला बरेली का मामला सामने है, किसने एक्शन लिया? तीसरी वजह यह है कि आपसी इत्तेहाद के बजाय हम एक दूसरे को नीचा दिखाने और कमजोर करने की कोशिश में लग गए कि ना खुद आगे बढ़ने का जज्बा पैदा किया और ना ही अपने हमकौम लोगों को हमने आगे बढ़ने दिया। क्यों ना आए ओवैसी साहब, क्यों ना आए? मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट या अपोज नहीं कर रहा, लेकिन उसी बंदे के आने से पार्टियां हार जाती हैं। अगर ओवैसी साहब के आने से पार्टियां हार रही हैं तो उनके ना आने से जो पार्टियां जीती उन्होंने मुसलमानों के लिए क्या किया? जय हिंद, जय भीम, आदाब। जनसोच में आप सभी का स्वागत है। जिस तरीके से पिछले हफ्ते हमने बात करने की कोशिश की थी कि मुसलमानों के हालात आज हिंदुस्तान में क्या है और आखिर इसको किस तरीके से आगे लाया जा सकता है, क्योंकि सच्चर कमेटी, कुंडू कमेटी, कई सारी कमेटी बनी है, उसके बावजूद भी मुसलमान दलितों से ज्यादा बदतर जिंदगी गुजारने पर मजबूर है। राजनीतिक हालात हो या फिर सामाजिक हालात हो, हर कहीं वो पिछले पायदान पर खड़ा हुआ दिखाई देता है। या कहें कि कोई भी सरकार बनती है तो आज के टाइम में तो सिर्फ मुसलमान ही टारगेट किए जा रहे हैं। इस तरीके से देवबंद में योगी आदित्यनाथ ने अपना भाषण दिया और भाषण में भी टारगेट सीधा देवबंद के मुसलमानों को और मरकज को किया वहां के, कि यहाँ से पहले सिर्फ फतवे निकलते थे, हम एंटी टेररिस्ट स्क्वाड बनाई, कई तरीके के उन्होंने बयान दिए। उन सारी चीजों पर जानने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर मुसलमानों के हालात जो आज के टाइम में है, राजनीतिक और जो शैक्षणिक मुसलमान जो पिछड़ा हुआ चल रहा है, उस पर आखिर किसकी वजह रही है, आखिर कौन जिम्मेदार है और क्या उनको आगे लाने के लिए प्लान बनाया जा सकता है, राजनीतिक तौर पर या सामाजिक तौर पर। हमारे साथ इस चीज पर चर्चा करने के लिए एडवोकेट मोहम्मद उस्मान साहब हैं, जो कि सामाजिक कार्यकर्ता हैं। डॉक्टर मोहम्मद साजिद साहब हैं, जो कि इस्लामिक स्कॉलर है। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस मुद्दे को और मुसलमानों के हालात को, इवन मुसलमानों के ही नहीं, जो दलित है, पिछड़े भी हैं, उनको किस तरीके से उभार कर लाया जा सकता है और समाज में उनको बैठाया जा सकता है किस तरीके से। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सर। चलिए, शुक्रिया। मेरा पहला सवाल यही है कि जिस तरीके से मुसलमानों को आज दोयम दर्जे के तौर पर ले जाने की कोशिश सरकारें कर रही हैं और कोशिश ये कर रही हैं कि मुसलमानों को ही लगातार टारगेट किया जा रहा है, या जो कोशिशें वो लोग कर रहे हैं, उस पर आप क्या समझते हैं और भारतीय लोकतंत्र में मुसलमानों की भूमिका को आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, जहां तक हिंदुस्तानी भारतीय जमहूरियत का ताल्लुक है, उसकी बुनियाद बराबरी, इंसाफ और बहुलतावाद पर कायम। इस निजाम में मुसलमान सिर्फ एक अक़लियती तबका नहीं है, बल्कि वो मुल्क की तारीख, तहजीब, सियासत और समाजी ढांचे के अहम शरीक रहे हैं। आजादी की तहरीक से लेकर मौजूदी जो आज का हालात है, मौजूदा जमहूरी अमल, यहाँ तक मुसलमानों ने वोटिंग हो, चाहे सामाजिक तहरीकें हो, चाहे तालीमी सरगर्मियां हो या इदारी हिस्सेदारी के जरिए अपना किरदार अदा करने की बात हो, तो इन तमाम जिम्मेदारियों को उसने निभाया है। दस्तूर हिंद यानी जो हमारा संविधान है, वो मुसलमानों को बराबरी का शहरी और मुकम्मल जमहूरी हक देता है, लेकिन अमली सतह पर यह महसूस किया जाता है कि उसकी सियासी नुमाइंदगी और पॉलिसी मेकिंग में उसकी हिस्सेदारी आबादी के तनासुब से बहुत कम है। और यही वजह है कि दस्तूरी बराबरी और अमली शिरकत के दरमियान एक वाज़ेह फासला दिखाई देता है। अब इसमें ये तो बुनियादी सवाल हो गया, ये हालात हो गए। जब हम इसकी जब वजूहात तलाश करने की बात करते हैं, तो बहुत सारी वजूहात हैं, लेकिन अगर हम थोड़े से हिस्से की भी अगर बात कर लें, तो पिछले चंद सालों में, यानी हालिया जो वक्त है, इसमें मुसलमानों की सियासी भागीदारी में गिरावट की जो एक वजह है, ये बहस का मुद्दा बनी रही है और इसके पीछे कई वजह हैं।
बड़ी सियासी जमातों की तरफ से मुसलमान उम्मीदवारों को कम टिकट दिया जाता है। ये उसका सबसे बड़ा कारण है। इसके अलावा जो बढ़ते मजहबी और सियासी ध्रुवीकरण है, उसने भी मुसलमानों के जो स्पेस को है वो महदूद कर दिया है, उनकी हिस्सेदारी को घटा दिया है। अक्सर उन्हें वोट बैंक के तौर पर देखा जाता है और जिन्हें वो वोट दे रहे हैं, वो लोग भी या वो दल भी ये मानकर चलते हैं कि इनकी मजबूरी है। तो मजबूर होकर नहीं, बल्कि मसरूर होकर वोट दिया जाना चाहिए। लेकिन यहाँ ये बड़े अफ़सोस की बात है कि कुछ इस तरह के हालात चल रहे हैं। इसी वजह से उनकी सियासी, समाजी और माशी मसाइल उनके पीछे छूट जाते हैं। और तालीमी और माशी पसमानदगी भी इसके पीछे एक ख़ास वजह है। क्योंकि जब किसी तबके की तालीम और उसकी आर्थिक हालत कमज़ोर हो जाती है, तो फिर उसमें उसके अंदर से मजबूत क़यादत का उभरना मुश्किल हो जाता है। मैं अभी यहीं पर अपने आप को ब्रेक करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि अगर एक ही सवाल के बदले में अगर बहुत सारी चीज़ लंबी-चौड़ी चलने लगेगी तो ठीक नहीं रहेगा और इसी में आहिस्ता-आहिस्ता इसी तरह से हिस्सेदारी आप लोग करते रहें। अगला सवाल ये है आपसे कि भारत में मुसलमानों की जो राजनीति भागीदारी घट रही है, जैसा आपने भी बताया, तो इसकी ज़िम्मेदारी किसकी है? या कहें कि क्यों ऐसा हुआ कि मुसलमान राजनीति से पीछे हो चलते चले गए? एक दौर था जिस वक़्त कई प्रतिशत में मुसलमान पार्लियामेंट में भी होते थे और विधानसभाओं में भी होते थे। लेकिन आज के हालात में कहें कि ज़्यादातर मुसलमान उत्तर प्रदेश में देख लीजिए किस तरीके से है, दिल्ली में देख लीजिए आप, इवन असम में तो थोड़ी बहुत कुछ क्वांटिटी में जीत कर के आए हैं और पश्चिम बंगाल में लगभग 29 एमएलए जीते हैं। लेकिन ये वजह क्या है कि राजनीतिक भागीदारी कम होती जा रही है? देखिए, आप ने जो सवाल पूछा था वो शुरुआत की थी सियासी एतबार से। लेकिन मैं इसे सिर्फ सियासी एतबार से ना करते हुए, मैं इसे पूरे तौर पर ये करने की बात करता हूँ कि इसे पूरा उनका पिछड़ापन, चाहे वो सियासत में पिछड़ापन है, चाहे दूसरे तमाम मैदानों में उनका पिछड़ापन है। तो मैंने जो उसकी जो कुछ चंद वजूहात तलाश करने की कोशिश की है, तो उसमें सबसे पहली अहम वजह, देखिए उनके लिए जारी किया गया खुदा का पहला हुक्म था इकरा, यानी पढ़िए, तो वो इसे फरामोश कर गए। दूसरी वजह, अपनी कौम की सामूहिक ताकत पर भरोसा करने के बजाय वो दूसरों पर ज्यादा यकीन करने लगे। लेकिन मैं यहाँ ये बात खास किए देता हूँ कि इसके पीछे एक खास वजह ये भी रही कि यहाँ ये जो जमहूरी निजाम है, तो जमहूरियत में चूंकि सरों की गिनती होती है, तब सरों के एतबार से हम अकलियत में यहाँ थे, हमारी वो गिनती ऑलरेडी पहले से ही कम थी। तो उस वजह से इस वजह को एकदम ये नहीं माना जाए कि सिर्फ और सिर्फ यही वजह है। तीसरी वजह यह है कि आपसी इत्तेहाद के बजाय हम एक दूसरे को नीचा दिखाने और कमजोर करने की कोशिश में लग गए। चौथी वजह यह कि ना खुद आगे बढ़ने का जज्बा पैदा किया और ना ही अपने हमकौम लोगों को हमने आगे बढ़ने दिया। ये बड़ी सबसे खास बात रही। एक और वजह यह रही कि सियासत में अपने मफाद और कौमी मफाद के मुताबिक फैसले लेने के बजाय सिर्फ किसी खास पार्टी को हराने की रणनीति पर हमने जोर दिया। छठी वजह यह रही कि जिन रहनुमाओं, उलेमाओं या अफकार को मानने का हमने दावा किया, अमल में हमने उन्हीं की तालीमात को भुला दिया। एक और वजह यह रही कि जो लोग सियासी रहनुमा बनते हैं, वो अक्सर अपनी जाती तरक्की और फायदे तक महदूद रह जाते हैं। कौम के तालीमी, माशी और सियासी मसाइल पर वो गंभीरता से काम नहीं करते और ज्यादा अफसोस तब होता है जब हम उनकी इस सब चीज पर कि वो हमारा ख्याल नहीं रखते, फिर भी हम उनका ख्याल रख लेते हैं। और आठवीं वजह ये रही कि दीन और दुनिया के दरमियान सही तालमेल कायम ही नहीं किया। या तो सिर्फ दुनियावी हमने कामयाबी को मकसद बना लिया, या रस्मों तक दीन को महदूद कर दिया, जबकि इस्लाम जो दीन है वो दीन और दुनिया दोनों का संतुलन हमें सिखाता है। और एक और वजह ये रही कि सुन्नतों को छोड़कर हमने रस्मों और दिखावटी रिवाजों को ज्यादा अहमियत देने लगे। निकाह, तालीम, समाजी रिश्तों और दीनी मामलात में आसानी और सादगी की सुन्नत कम होती गई और रस्म परस्ती बढ़ती चली गई। और 10वीं वजह फिजूल खर्ची, दिखावा और बेहयाई का ये जो बढ़ता हुआ चलन है, उसकी वजह से हमारी शादियां, जलसे और समाजी मौकों पर अपनी हैसियत से बढ़कर खर्च करना, रियाकारी और नुमाइश को तरक्की समझ लेना, ये माशी कमजोरी को हमारी और बढ़ाता चला गया। तो ये अभी मैं आप सब लोगों के सामने तकरीबन जो मैंने वजूहात तलाश की है, उनमें से आधी वजूहात मैंने रखी है जो खास मुझे नजर आई।
और इसी हिसाब से हम आगे बढ़ने की बात करेंगे और इन्हीं वजूहात को हम किस तरह से खत्म करें और कैसे इनका इलाज करें, इस पर भी बात करेंगे। मैं चाहता हूँ साजिद साहब को इसमें शामिल किया जाए बात में। और साजिद साहब, मेरा एक आपसे सवाल है, क्या मुसलमानों को अपनी राजनीतिक पार्टी अलग करनी चाहिए या फिर इन्हीं पार्टियों में उनका काम चल जाएगा या राजनीतिक जो उनके हुकूक हैं वो मिल जाएंगे? दोनों सूरतें देखी जा सकती हैं सर। अगर अपने हुकूक ना मिलते हो तो फिर अपनी पार्टी बना लेना ही ज्यादा ठीक है। और अगर मेन स्ट्रीम रह करके अपना काम हो रहा है तो मेन स्ट्रीम में भी रह जाने में कोई बुराई नहीं है। अगर हम अपनी पार्टी बना लेते हैं, मान लीजिए कि हमने अपनी पार्टी स्टैंड कर ली है, तो पार्टी को चलाना इतना आसान नहीं है। जैसे आपके पास लीडिंग का भी मसला आएगा, शायद कौन करेगा। पार्टी तो हमने बना ली, लेकिन नुमाइंदगी का भी तो मसला है। उसके बाद में फिर आमतौर से होता ही है कि बड़ी पार्टियां होती हैं, पार्टियां जो हैं इस वक्त पॉलिटिकल पार्टियां मुसलमानों का वोट तो ले लेती हैं, लेकिन मुसलमानों को टिकट देने के लिए बहुत ज्यादा हिचकिचाती हैं। असबाब इसके कई एक हो सकते हैं। उसके बाद में तालीम, रोजगार, सिक्योरिटी और माइनॉरिटी राइट्स जैसे मसाइल को लेकर के भी आपके पास अफराद होने चाहिए जो इन पर फोकस कर सकें। अपनी पार्टी होने से एक फायदा ये भी होगा कि आपसी इत्तेहाद मजबूत हो जाएंगे, सियासी इत्तेहाद भी मजबूत होगा। अगर आप अपनी पार्टी ना भी बनाए, मेन स्ट्रीम में रह जाते हैं, तो मेन स्ट्रीम में रह करके भी आप काम कर सकते हैं। जैसे पॉलिसी मेकर पे आप आए, ना कि खाली फॉलोवर बन के रह जाएं वोट देने के लिए। मजबूत पोस्ट पर आप जाए, मेन स्ट्रीम में रहने के बाद आप पॉलिसी मेकर रहे हैं। अभी जैसे देखें तमिलनाडु का इलेक्शन देखें, पीके तो इलेक्शन हार गया बिहार में, लेकिन उसने तमिलनाडु को जिता दिया। पॉलिसी के ही बलबूते उसने तमिलनाडु को आज उसी जगह पर अगर कोई मुसलमान होता तो फिर क्या ही बात होती। तो इसलिए पॉलिसी मेकर पर आप काम करें, पार्लियामेंट में आप अपने अफराद ले जाएं और मजबूत उनके होल्ड्स हों। मिनिस्ट्री में आप ले जाएं अपने अफराद, ताकि आपकी पकड़ अच्छी रहे, होल्ड्स मजबूत रहें। कॉन्स्टिट्यूशनल पॉलिटिक्स करें आप, है ना। सियासत भी आपकी बहुत मजबूत होनी चाहिए, पॉलिटिकल हो लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल हो, राइट। उसके बाद में आप इक्वल सिटीजनशिप की बात करें जब मेन स्ट्रीम में है, और उसके बाद में रिपब्लिकन पार्टिसिपेशन की भी बात करें। असल मसला ये नहीं है कि अपनी पार्टी बना ली जाए या मेन स्ट्रीम में आ जाए। असल मसला ये है कि आपके पास स्ट्रॉन्ग लीडरशिप है या नहीं है। ठीक, आपके पास एजुकेशन फॉलोअप के लिए पॉलिसी क्या है, उसके बाद में आपके पास पॉलिटिकल ट्रेनिंग क्या है, उसके बाद में जो यंगस्टर्स आ रहे हैं उनका पार्टिसिपेशन कितना हो रहा है ना। और इसी के साथ में आपका मीडिया प्रेजेंस भी देखा जाए। इन सारी चीजों को देखते हुए अगर आप मेंटेन कर सकते हैं मेन स्ट्रीम में तो मेन स्ट्रीम ठीक है, और अगर मेन स्ट्रीम में रहते हुए हमें हमारे हुकूक नहीं मिल पा रहे हैं तो फिर अपनी पार्टी बना करके इन सारी चीजों को मेंटेन करना हमारी जिम्मेदारी बनती है। नहीं, अभी के हालात क्या हैं? मतलब कि ये जो पार्टियां हैं वो मुसलमानों के लिए तैयार हैं, एक साथ लेकर के चल रही है, या फिर आप देख लेना कि मतलब किस पॉलिटिकल पार्टी के मैनिफेस्टो में आपकी बात हो रही है, किस में हो रही है। आप कांग्रेस की देख ले, बीजेपी की देख ले, या किसी की भी, आपकी सिर्फ एक पार्टी वही ओवैसी साहब वाली है ना। पार्टियां हमारे किन पॉइंट्स को रख रही हैं। जैसे कौन सी ऐसी पार्टी है जो हमारे एजुकेशन सिस्टम पे बात कर रही है, हमारे यंगस्टर्स की जॉब पे बात कर रही है, हमारी सिक्योरिटी पर बात कर रही है। अभी मौलाना तौसीफ वाला बरेली का मामला सामने है, किसने एक्शन लिया, किस पार्टी ने हाथ उठाई, आवाज उठाई, कितने मॉब लिंचिंग्स की रिपोर्ट आपके सामने है। मज़ारात, मजहबी इबादत गाहों के तोड़ने फोड़ने के मामला है, मदारिस को तोड़ने का मामला है, मज़ारात को तोड़ने का मामला है, हाँ? उलमा को मारने का, ट्रेन से धक्के दे देने का, काट देने का, गाड़ियां तोड़ फोड़ देने का। किसके पास अभी इलेक्शन हुआ ना बंगाल में, किस पार्टी ने मुसलमानों की सिक्योरिटी की बात की है?
हमने तो लगभग सबके मैनिफेस्टो देखे, हमने किसी किसी के मैनिफेस्टो में ये बातें नहीं पाई कि हम आपको सिक्योरिटी, वोट हमारा सबको चाहिए, लेकिन हमारी सिक्योरिटी किसी की जिम्मेदारी में नहीं है। ठीक, अब लीडिंग का मसला आएगा, वोट हमारा सबको चाहिए, लेकिन हमारे लोगों को टिकट कितना परसेंट आप दे रहे हैं? 20% हमारी पॉपुलेशन है, 4% हमारा प्रेजेंटेशन आ रहा है। माइनॉरिटी इदारे जितने भी आप देख लें, इंस्टीट्यूशंस, उनकी बात किसी के मैनिफेस्टो में नहीं आ रही है। वेस्ट बंगाल, अभी बंगाल में मदारिस के मामला था, या बिहार में इलेक्शन में किस मदरसे की बात किसने उठाई? उल्टा तो इस पे बात हुई कि मदारिस बंद कर देंगे, हम जीतेंगे तो ये होगा वो होगा, दुनिया भर की बात होती है। अब हमारे यहाँ कुछ होता क्या है कि हमारे लोगों को स्कॉलरशिप पे नाम पे थोड़ा सा उनको लॉलीपॉप दे दिया जाता है कि आपको स्कॉलरशिप देंगे, ये वो। हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए कि हम स्कॉलरशिप के नाम पे बिक जाए या बहुत ज्यादा उनके दामे फरेब में आ जाए। अब माइनॉरिटी वेलफेयर प्रोग्राम्स कुछ पार्टियां कर लेती हैं, कुछ एजुकेशनल सपोर्ट का दिखावा कर देते, लेकिन इन सब चीजों से बात होना नहीं। पार्टियां, ऐसा भी हो सकता है कि पोलराइजेशन की वजह से पार्टियां डर रही हूँ कि अगर उन्होंने मुसलमानों को सपोर्ट किया है ना, तो मुसलमानों के सपोर्ट करने से अपीजमेंट का उनको पर इल्जाम लग जाएगा। मेरा सवाल ही दोनों से ही है आपसे कि ये मुसलमान राजनीति में अछूत कैसे हो गया? इतनी बड़ी पॉपुलेशन होने के बाद मुसलमानों का नाम लेने के लिए पार्टियां तैयार नहीं है। इवन ये कहें कि समझ लीजिए अगर कोई भी मुसलमान का नाम लेने के लिए तैयार होता है तो उसको नुकसान कर रखता है कि मुझे वोटों का नुकसान हो जाएगा, और उसको ये भरोसा रहता है कि मुसलमान तो मेरा वोटर है ही। कि मुसलमान असल में यूनियन नहीं है, यूनाइट नहीं है। हाँ, अच्छा। हमें क्या है, हमारे वोट एक तरफा नहीं है सर। हम क्या करते हैं कि एकदम वो शिरीनी, जानते हैं नहीं, शिरीनी गिफ्ट, लिटिल गिफ्ट है ना, स्वीट गिफ्ट बांटने की तरह, 2 वोट इसको दे दे, 2 वोट उसको दे दे, 2 वोट उसको दे दे, इस तरह से होते। अगर हम एक तरफ आते तो पार्टियां हमारे दबाव में आ सकती, कोई बड़ा मसला नहीं है ना। लेकिन हमारे कुछ वोट बीजेपी के जाएंगे, कुछ सपा को जाएंगे, कुछ बसपा को जाएंगे, कुछ कांग्रेस को जाएंगे। हम लोग शेरीनी तकसीम करने में लगे हुए हैं। अगर हम एक तरफ आ जाएं तो पार्टी डेफिनेटली हमारे दबाव में आएंगी। हम किंग भले ना बने, लेकिन किंग मेकर में हमारा किरदार आ सकता है। असदुद्दीन ओवैसी यही तो आवाज उठाते हैं, वो हैदराबाद से आते हैं, आवाज उठाते हैं, और उन पर वोट तो उनको ज्यादा मिलता नहीं, लेकिन आरोप लग जाते हैं। क्यों ना आए असदुद्दीन ओवैसी साहब, क्यों ना आए? मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट या अपोज नहीं कर रहा, लेकिन उसी बंदे के आने से पार्टियां हार जाती हैं। अगर ओवैसी साहब के आने से पार्टियां हार रही हैं, तो उनके ना आने से जो पार्टियां जीती उन्होंने मुसलमानों के लिए क्या किया? खाली बीजेपी को हरा करके हम कोई किला थोड़ी पता कर सकते हैं। हमारा किसी पार्टी के जीतने हारने से कोई लेना देना नहीं, चाहे बीजेपी जीते या कांग्रेस जीते। हमें हमारी कौम का काम होना चाहिए, हमारी सिक्योरिटी चाहिए, हमारा एजुकेशन, हमारा जॉब, हमारा राइट चाहिए, जीते कोई भी। बिल्कुल, मैं यही सवाल उस्मान साहब से भी ले लेता हूँ। मुसलमान को आज के टाइम में राजनीतिक अछूत क्यों बना दिया गया है? क्यों ऐसा लगता है कि मुसलमान का हम लोग नाम लेंगे तो नुकसान हो जाएगा? हम सबसे पहला अपनी इस पूरी हालत को बदलने के लिए अपनी तालीम को सबसे पहला हथियार बनाए। सिर्फ यही वो ताकत है जो सामाजिक आर्थिक पिछड़ापन तोड़ती है, और नेतृत्व भी यही पैदा करती है। मदरसा शिक्षा के साथ साथ आधुनिक शिक्षा, विज्ञान, टेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट, कानून, इस सब में भागीदारी हमें बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि जब डॉक्टर, इंजीनियर, जज, अफसर, पत्रकार मुसलमान होंगे तभी प्रतिनिधित्व अपने आप बढ़ेगा। और राजनीतिक भागीदारी का तरीका हमें बदलना पड़ेगा। सिर्फ एक पार्टी पर हम निर्भर ना रहे, बल्कि सभी पार्टियों में अपनी मौजूदगी बनाए। स्थानीय स्तर पर पंचायत, नगर पालिका, छात्र संघ, इन तमाम चीजों से शुरुआत करें। यही लोकतंत्र की असली पाठशाला है। अलग पार्टी बनाने से पहचान तो मिलती है, मगर नीति निर्माण में असर सीमित रह जाता है। और मुख्य धारा में रहकर मुद्दे उठाना और गठबंधन बनाकर दबाव बनाना, ये ज्यादा असरदार होता है। जब हम आर्थिक सशक्तिकरण पर फोकस करेंगे तो सरकारी नौकरियों के साथ साथ उद्यमता, स्टार्टअप, कौशल विकास, इस पर काम करें। अनौपचारिक क्षेत्र से बाहर निकलकर संगठित क्षेत्र में आना होगा।
आर्थिक रूप से मजबूत समुदाय की आवाज अपने आप राजनीतिक रूप से सुनी जाती है। और मीडिया और नैरेटिव पर भी हमें नियंत्रण करना होगा। जब तक अपनी कहानी हम खुद नहीं बताएंगे, तब तक दूसरे लोग ही हमें परिभाषित करेंगे। डिजिटल मीडिया, पत्रकारिता और सोशल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके हमें संतुलित और डेटा आधारित बात रखनी पड़ेगी। नकारात्मक छवि का जवाब गुस्से से नहीं, बल्कि तथ्य और उदाहरणों से हमें देना पड़ेगा। और सामाजिक एकता और भरोसा हमें बनाना पड़ेगा। हिंदू मुस्लिम रिश्तों में जमीनी स्तर पर साझी संस्कृति और सह अस्तित्व अभी भी मजबूत है। उसे ही आधार बनाकर जो ध्रुवीकरण है, उसके खिलाफ हमें काम करना पड़ेगा और हमें ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। क्योंकि जब समाज साथ खड़ा होता है, कोई भी राजनीतिक एजेंडा उसे तोड़ नहीं सकता है। और जब हम कानून और संविधान को हथियार बनाएंगे, तो संविधान में जो हमें अधिकार दिए हैं, हमें पहले उनका इस्तेमाल करना सीखना पड़ेगा। भेदभाव के खिलाफ कानूनी रास्ता अपनाना पड़ेगा। आरटीआई हो, जनहित याचिका हो, स्थानीय प्रशासन में जवाबदेही हो, उन सबको हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा। हमारी खामोशी से भी हमारे खिलाफ जो अन्याय है, जो नाइंसाफी है, वो बढ़ती है। और सवाल पूछने से, सामने रखने से व्यवस्था में सुधार होता है। कुल मिलाकर मेरा जो कहने का मंशा और मकसद है वो यही है कि मुसलमानों को अब शिकायत करने वाला नहीं, बल्कि समान भागीदार समुदाय बनना पड़ेगा। शिकायत से सहानुभूति मिलती है, मगर सशक्तिकरण से इज्जत मिलती है। और ये इज्जत तब मिलती है जब आप तालीम में आगे बढ़ेंगे, अर्थव्यवस्था में आप मजबूत होंगे और राजनीति में भी आप सक्रिय होंगे। इसलिए सबसे बड़ा बदलाव बाहर से नहीं, बल्कि हमें अपने अंदर से शुरू करना होगा। जब हर मुसलमान ये समझेगा कि मेरा वोट सिर्फ पहचान के लिए नहीं, बल्कि मेरी अपनी तरक्की के लिए है, तभी असली बदलाव आएगा। क्योंकि लोकतंत्र में ताकत गिनती से में ही नहीं, बल्कि तैयारी में भी होता है। और इस सब में ईरान का हमारे सामने मॉडल सामने है। बहुत बड़ी ताकत का उसने अपनी रणनीति से मुकाबला किया, तो हमें अपनी रणनीति बनानी होगी। और एक और चीज है, हम अक्सर क्या हमें क्या मिला या क्या मिलेगा उस पर बात करते हैं। हम जिस समाज के हैं और हमारा समाज जिस हालत में पहुंच गया है, तो हमारा समाज जिसकी हम बात कर रहे हैं वो है उम्मत। इसे उम्मत कहकर पुकारा गया है। और उम्मत जो है वो अपने मसाइल नहीं रखती है, बल्कि वो मसाइलों का हल करने वाली होती है। और वो कहीं सीमाओं में महदूद नहीं होती है, उसकी सोच सीमाओं से बाहर तक होती है। इसलिए हम सिर्फ ये कि हमें क्या मिलेगा इस पर नहीं, बल्कि हम समाज को क्या देंगे, अपनी इस मिल्लत को क्या देंगे, अपनी इस कौम को क्या देंगे, इस उम्मत को क्या देंगे, उस सब पर अगर बात करेंगे और यही जज्बा हम हर बच्चे के अंदर पैदा करने की बात करेंगे, इंशाअल्लाह तभी सुधार होगा। और यहीं पर थोड़ा कंक्लूड करते हुए मैं इस बिंदु पर भी बात कर दूं जिस पर साजिद साहब ने बात की थी। तो देखिए, ये हालात एक दिन में नहीं बदले हैं। इस सबके पीछे जो इस वक्त मौजूदा सत्ता है उसकी बहुत बड़ी मेहनत है, और अब वो एक बहुत बड़ा एक दरख्त बन चुकी है। उस सबको हम आलोचना के नाम पर, चाहे वो कांग्रेस का जिक्र करे, किसी दूसरे का जिक्र करे, क्या उन्होंने उस सबका इलाज करने की कोशिश नहीं की? इस सब के बावजूद अगर हम मौजूदा हालात के मुकाबले बात करेंगे, तो पीछे के हालात बेहतर थे। मैं उन्हें अच्छा नहीं मानता कि बहुत अच्छे थे, लेकिन आज के हालात से वो बेहतर थे। उन बेहतर हालात से भी फिलहाल इन खराब हालात से हम कैसे बाहर आए, इस सब के लिए हमें यकीनन सोचना पड़ेगा। और उस सब में जब जमहूरियत में हम बात करेंगे, तो कैसे हमारा बहुमत बढ़े और कैसे हमारी नुमाइंदगी बने, फिर वो पार्टी बनाने से ही नहीं, कैसे हम गिव एंड टेक करेंगे सीट टू सीट और क्षेत्र के मुकाबले क्षेत्र में। जब तक इस सब पर एक बहुत बड़े पैमाने पर हम काम नहीं करेंगे, तब तक हमें कामयाबी नहीं मिलेगी। मैं उम्मीद करूंगा हमारी इस चर्चा से जो भी इसे बाद में सुनेंगे, देखेंगे, यकीनन मुस्तफीज होने की कोशिश करेंगे और इससे फायदा उठाने की कोशिश करेंगे और हमारे इस पैगाम को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। बहुसंख्यकवाद बनाम अल्पसंख्यकवाद का स्टैंड जो चल रहा है, चीजें कहीं भी चुनाव हो तो अल्पसंख्यक को डायरेक्ट टारगेट किया जाता है, तो क्या लोकतंत्र को कमजोर कर रही है ये चीजें? ये तो आज बनाया गया ना पोलराइजेशन करके,
और ना पहले ऐसा तो था नहीं। स्पेशली ये जो नैरेटिव बनाया गया बहुसंख्यक बनाम अल्पसंख्यक, ये 2014 के बाद ही देखने को मिला। और ये खाली एक स्पेसिफिक रिलीजन या स्पेसिफिक मेंटालिटी के लोगों के खिलाफ ये पूरा पोलराइजेशन, इसके सिवा कुछ नहीं। वरना उससे पहले के इलेक्शंस देख ले, आज इलेक्शंस तो हो नहीं रहे। 60-70 साल के इस इलेक्शन के दौर में आज 10-15 साल से ये सूरत हाल पैदा हुई। वरना माइनॉरिटी में किस कंट्री में लोग नहीं, सिर्फ इंडिया की बात ही नहीं, क्या नेपाल में माइनॉरिटी में लोग नहीं? हम लोग नेपाल में भी माइनॉरिटी में हैं। लेकिन यहाँ की सूरत हाल, नेपाल की सूरत हाल ऐसी नहीं है जैसी इंडिया की है। दीगर ममालिक में दीगर अक़वाम के लोग हैं, लेकिन वहाँ उन अक़वाम के लिए वो सूरत हाल पैदा नहीं हो पा रही है। हमारे यहाँ दिक्कत क्या है कि यहाँ पर अब हमें इन सारे नरेशंस को बदलने के लिए पॉलिसी लेवल पर पार्टिसिपेशन करनी पड़ेगी, और पॉलिसी लेवल पर पार्टिसिपेशन करते हुए कॉन्स्टिट्यूशनल राइट को अप्रोच करना पड़ेगा। उसके बाद जाकर के फिर ये जो गवर्नमेंट ने, एक स्पेसिफिक गवर्नमेंट ने जो नरेशन सेट किया हुआ हो, उसको फिर डिसॉल्व किया जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, लेकिन मैं एक और सवाल आप अगर ये सोचें कि मतलब हम खाली इस बात को लेकर के सॉल्यूशन निकालें, नहीं हो सकता। जब तक हम इसको प्रॉपरली वेल प्लान्ड होकर के इसको नहीं कर सकते, तब तक नहीं इसका सॉल्यूशन निकलेगा। हम आखिर हैं तो 20%, हम तो 80% हो नहीं सकते। एक से कोई रात में फरिश्ता आके हमारी जनरेशन को बदल नहीं देगा। तो हम जिस लेवल में हैं, हम उसी लेवल में हमें अपना ट्राई और बेस्ट देना पड़ेगा। हम 20 हैं तो क्या होगा? हमारे पास तैयारी होनी चाहिए, हमारे पास पॉलिसी होनी चाहिए। बिल्कुल जी जी। नहीं, मेरा सवाल यही था ना कि जिस तरीके से बहुसंख्यकवाद बनाम अल्पसंख्यक सरदार, इससे क्या लोकतंत्र वाकई में मजबूत हो रहा है या कमजोर हो रहा है? ये मेरा सवाल था। कमजोर हो रहा है। बहुसंख्यक बनाम अल्पसंख्यक पॉलिटिक्स आ जाने के बाद में जरूर पॉलिटिक्स कमजोर होगी। उसके बाद नेशन भी अनबिल्डअप होने की कंडीशन में आ जाएगा और खाना जंगी का शिकार हो जाएगा मुल्क। जितनी कंट्रोवर्सियां बढ़ाएंगे, लॉस उतना ही है। चाहे किसी संस्था में हो, किसी घर में संस्था में हो, बहुसंख्यक होकर के फिर भी खतरे में है अल्पसंख्यक से। अजीब हाल है। अच्छा ठीक, डॉक्टर साजिद साहब, मैं उस्मान साहब से एक सवाल लेना चाहता हूँ। एडवोकेट उस्मान साहब, मेरा सवाल ये है कि जो हिंदू मुस्लिम चल रही हैं, जो राजनीति मैंने भी अभी कहा, क्या बहुसंख्यकवाद बनाम अल्पसंख्यकवाद जो चीज़ चल रही हैं, तो जो हिंदू मुस्लिम रिश्ते जो हैं उन पर भी कुछ असर देखने के लिए मिल रहा है। क्योंकि कुछ टाइम पहले अगर आप जाते हैं तो उसमें बहुत रिश्ते बहुत मजबूत मिलते थे, एक दूसरे की मदद करते मिलते थे। लेकिन क्या आज वो रिश्ते दूरी बना रहे हैं या खाई आ रही है उसमें? आप उसको किस तरीके से देखते हैं? जहां तक बहुसंख्यकवाद बनाम अल्पसंख्यकवाद की सियासत का ताल्लुक है, ये तब पैदा होती है जब लोकतंत्र में नागरिकों को बराबर अधिकार वाले इंसानों के बजाय संख्या और पहचान के आधार पर देखा जाने लगता है। तो बहुसंख्यकवाद में संख्या बल के आधार पर राजनीतिक और सांस्कृतिक वर्चस्व स्थापित करने की कोशिश होती है, जबकि अल्पसंख्यकवाद अक्सर असुरक्षा, प्रतिनिधित्व और पहचान की राजनीति के रूप में सामने आता है। दोनों स्थितियों में असली मुद्दे, चाहे वो तालीम हो, रोजगार हो, सेहत हो, इंसाफ हो, विकास हो, जिनका जिक्र हमारे अभी साजिद साहब कर रहे थे, वो पीछे छूट जाते हैं और सामाजिक ध्रुवीकरण की तरफ जो है लोग और सियासत बढ़ने लगते हैं। एक स्वस्थ लोकतंत्र की बुनियाद बहुसंख्यक या अल्पसंख्यक वर्चस्व में नहीं है, बल्कि बराबरी, संवैधानिक अधिकार, न्याय और साझी नागरिकता पर टिकी हुई होती है। अब मैं बात करूं कि क्योंकि हम अल्पसंख्यक समुदाय से ताल्लुक रखते हैं, हम इन हालात में इसका मुकाबला कैसे करें? तो जब मुकाबला करना होगा तो हम सिर्फ नारों से
और जज्बाती रद्द-ए-अमल से और सोशल मीडिया की बहसों से नहीं कर सकते इसका मुकाबला। बल्कि इसके लिए जो मैं पहले ज़िक्र कर चुका उसे और शॉर्ट किए देता हूँ, तालीम, सब्र, अखलाक, तंजीम और लंबी सोच की हमें ज़रूरत पड़ेगी, इनका इस्तेमाल करना पड़ेगा। और सबसे पहले मुसलमानों को तालीम, स्किल, संस्थागत मौजूदगी, यहाँ पर अपनी ताकत को बड़ा बनाना होगा। स्कूल, कॉलेज, सिविल सर्विस, मीडिया, न्यायपालिका, टेक्नोलॉजी और कारोबार में मजबूत भागीदारी समाज को इज्जत देती है। तो जब हमारे सामने है कि हम 5% यूपीएससी में आ सकते हैं, तो हम उतनी ही मेहनत करके नीचे वाली उससे जो नीचे वाली है उसमें और कैसे हम अपनी भागीदारी क्यों नहीं बढ़ा सकते? यकीनन वो सब चीज हमारे सामने वो रास्ते खुले हैं। कोई भी अगर उकसावा हो तो हमें जज्बाती प्रतिक्रिया नहीं देनी है, बल्कि समझदारी और सही मंच पर जरूरी बात करनी है। हमें अखलाक, सब्र और अच्छा किरदार ये निभाना होगा, यही समाज में भरोसा पैदा करता है। और किसी भी भेदभाव या अन्याय का जवाब कानूनी, संवैधानिक, लोकतांत्रिक तरीके से देना पड़ेगा। आर्थिक और तंजीमी मजबूती बहुत जरूरी है। कारोबार, एजुकेशनल ट्रस्ट, स्कॉलरशिप और सामाजिक संस्थाओं को जो हमारी अपनी हो उन्हें मजबूत करना होगा। जो हमारे पास वक्फ है उसका हमें कहीं ना कहीं और सोच करना होगा और उसका बेहतर इस्तेमाल करना होगा, वरना जैसे उसे तबाह करने का कितना इंतजाम किया गया है, बाकी सब चीज में भी हम कहीं पिछड़ जाएंगे। हमारे अंदर जो मसलकी और बिरादरी के झगड़े हैं उनसे ऊपर उठकर इत्तेहाद को कायम करना होगा और समाज में अच्छे रिश्ते और संवाद बनाने रखने के लिए जो नफरत है और दूरियां हैं उन्हें कम करने के लिए काम करना पड़ेगा। और जो मीडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बहुत समझदारी के साथ संतुलित, पढ़े लिखे और तथ्य आधारित कंटेंट हमें पेश करने पड़ेंगे और सिर्फ जज्बाती भाषण नहीं बल्कि तालीम, कानून, अर्थव्यवस्था और समाज को समझने वाला हमें नेतृत्व तैयार करना पड़ेगा, चाहे वो छोटे छोटे पैमाने पर हो, गांव के लेवल पर, इलाकाई लेवल पर, उन सब पर बहुत जरूरी है। मैं आखिर में यही कहूंगा कि हमें अपनी कमियां, तालीम की कमी, अनुशासन की कमी और तंजीमी कमजोरी का ईमानदारी से मुहासबा करना होगा। आईना देखना होगा और वो आईना हमारा चेहरा हमारे सामने करता है। धार्मिक ध्रुवीकरण का जो सबसे मजबूत जवाब है वो यही है कि मुसलमान खुद को तालीम, अखलाक, आर्थिक मजबूती और सामाजिक योगदान के जरिए इतना मजबूत बनाए कि नफरत की सियासत कमजोर पड़ जाए। हमारे सामने दो उदाहरण है, यहूदियों का पूरी दुनिया में वर्चस्व और हमारे देश में भी बहुत कम तादाद में जो जैन समाज है उसका वर्चस्व। उनसे अगर पूछा जाए तो उन्होंने कहा ना कि हमने गैर जरूरी चीजों को अपने अंदर से कम किया है और जरूरी चीजों को जरूरत से भी ज्यादा अपने यहाँ पैदा किया है। वही जज्बा हमें दिखाना होगा। एक सवाल मेरा और है आपसे, दोनों से ही रहेगा वैसे मेरा, लेकिन मैं पहले आपसे ले लेता हूँ। जिस तरीके से आपने मीडिया का जिक्र किया, आज मीडिया मुसलमानों के लिए जो जिस तरीके से काम कर रही है, ये जो मुसलमानों की छवि दिखाने की कोशिश करती है, उसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, जहां तक हम ओरिजिनलिटी पर अगर हम बात करें तो अभी असल मीडिया में तो हम कहीं है ही नहीं, लेकिन सोशल मीडिया में हम कहीं ना कहीं आए हैं तो उसमें भी हम लफ्फाजी की तरफ बहुत है, हम सिर्फ मनोरंजन की तरफ बहुत है। हम अपना आईना अगर पेश कर रहे हैं तो उन चीजों की तरफ जा रहे हैं और बड़े अफसोस की बात है कि हम उन्हीं कंटेंट को जो बेहूदगी के हैं उसी को कबूल कर रहे हैं, उसी को पसंद कर रहे हैं। हम तो गालियों को, फहश चीजों को उनको पसंद कर रहे हैं। अगर हम वही मेहनत या वही हमारा जो टैलेंट है वो टैलेंट अगर हमारे इस सब चीज के लिए अगर काम करता तो शायद बड़ा बेहतर होता। मैं उन सबसे अपील करूंगा और उम्मीद करूंगा कि हम कहीं ना कहीं मेरी इस बात को आगे तक जो इसे सुने वो प्लस करने की कोशिश करेंगे और उन तमाम से जो लोग अपने उस टैलेंट को ऐसी जगह लगा रहे हैं जो समाज के फायदे के लिए नहीं है, जो सिर्फ उनकी अपनी गिनती, अपने अपने लाइक और कमेंट बढ़ाने के लिए है, वो उससे हटकर अगर इधर बात करेंगे तो इंशाअल्लाह मैं उम्मीद है कि हम कहीं ना कहीं उस राह की तरफ जाने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मेरा सवाल डॉक्टर साजिद साहब आपसे है कि अगर आपको समाज सुधारने के लिए सरकार में कुछ वक्त दिया जाए, मान के चलिए,
तो आप 3 ऐसे काम क्या करना चाहेंगे जो पूरे समाज के लिए, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जो देश की जो पॉपुलेशन है, देश की जो जनता है, उसके लिए ऐसे 3 काम क्या करना चाहेंगे आप? क्वालिटी एजुकेशन, उसके बाद में बराबरी के मौके मिले, एक बात। दूसरी जॉब, लीडिंग फेज में हमारी इक्वालिटी दी जाए। और तीसरे हमें सिक्योरिटी, इंसाफ और कॉन्स्टिट्यूशनल इक्विवेलेंसी दी जाए। सिक्योरिटी आपने ये क्या कहा कि हमें सिक्योरिटी दी जाए? मेरा कहना है, मेरा सवाल ये है कि अगर आपको ये इख्तियार दिया जाए, मान लीजिए सरकार में आपको एक तरीके से एक चीज़ दी जाती है कि आप 3 काम समाज सुधारने के लिए करिए, जिसमें पूरे देश की बात चल रही है। तो आप ऐसे 3 क्या काम क्या करना चाहेंगे जो पूरे देश के फ़ायदे के हों? सबसे पहले अच्छे लेवल के स्कूल्स एस्टेब्लिश करना, हुँ, कानून व्यवस्था को कंट्रोल करना, हुँ, ताकि दिन रात कहीं भी और कहीं भी बच्चियां हों या बच्चे हों, विदाउट फेयर जी, आना जाना उनका हो सके, रहना सहना हो सके। और उसके बाद में लीडिंग पार्टिसिपेशन में सारी कम्युनिटी का प्रॉपर और इक्वल पार्टिसिपेशन देना, ये 3 काम, अच्छा, अच्छा। ताकि वो अपने अ, समाज की बातें ला करके यहाँ तक पहुंचा सके। अच्छा, अच्छा, ताकि वो अपनी चीज़ें जो हैं, अपनी आवाज़ उठा सकें और फेयरली घूम सकें। एडवोकेट उस्मान साहब, मेरा भी आपसे भी मेरा यही सवाल है, अगर आपको ये ज़िम्मेदारी मिलती है कि आप समाज में, पूरे देश भर में 3 ऐसे काम कीजिए जो पूरी कौम के लिए, यानी कि पूरे देश की कौम के लिए, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के लिए फ़ायदे के हों और जो नफ़रतें फैल रही हैं, उनको दूर किया जा सके। उसमें आप ऐसे 3 काम क्या करना चाहेंगे? देखिए, एक तो मैं सबसे पहला तो इत्तेफ़ाक करता हूँ जो कुछ हमारे साजिद साहब ने कहा इस बिंदु पर, कि जो उनकी जी। प्राथमिकता है मैं उससे अपने आप को मुंसलिक करता हूँ, उससे जोड़ता हूँ। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर जब हम बात करेंगे, तो उन तमाम चीज़ों के हुँ, साथ-साथ मेरा कहना है मैं हर लेवल पर मेरे साथ जुड़ने वाले जितने लोग होंगे, उन हर एक से ये कहने हुँ, की कोशिश करूँगा कि हम अपने आप को आदर्श के रूप में प्रस्तुत करें लोगों के सामने। हम हुँ, हम नमूना बनने की बात करें और हर लेवल पर नमूना बने, ताकि हमारी चीज़ें दूसरे लोग भी, क्योंकि जो कुछ हम करते हैं हुँ, उसको लोग ज़्यादा देखते हैं, उससे ज़्यादा असरअंदाज होते हुँ। हैं, तो हमें करके दिखाना होगा, सबसे ज़्यादा बेहतर ये चीज़ रहेगी। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। आपने हमें वक़्त दिया और चीज़ें समझने का और जानने का, और हमारे व्यूअर्स को ये जो चीज़ें आपने दी हैं, बताई हैं, उसके लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया दोनों गेस्टों का, जिसमें आपने बड़े वाक़ होकर के चीज़ें बताई हैं कि आने वाले वक़्त में समाज को क्या करना चाहिए और किस तरीके से उन चीज़ों को आगे लेकर के जाना चाहिए और जो गलती हुई है, उनको किस तरीके से सुधारना चाहिए। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया डॉक्टर साजिद साहब और एडवोकेट उस्मान साहब। कोशिश ये करेंगे अगले वक़्त में कि हम इसको और कम लेकर के आएँ और छोटे-छोटे वक़्त में पूरी बात पूरी कहने की कोशिश करेंगे, और आने वाले वक्त में कोशिश करेंगे कि हम ऐसे ही और मुद्दों पर कि समाज में किस तरीके से सुधार लाया जा सके, सोशल मीडिया पर नहीं, ज़मीनी हकीकत पर हम किस तरीके से काम कर सकते हैं देश के लिए, समाज के लिए, दलित पिछड़ों के लिए, उस पर हम कोशिश करेंगे और आगे आपसे बात की जाए और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर समाज में किस तरीके से आगे जाया जा सके। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया और धन्यवाद। इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ थे डॉक्टर साजिद साहब, जो कि इस्लामिक स्कॉलर हैं, और एडवोकेट मोहम्मद उस्मान साहब, जो कि सोशल एक्टिविस्ट हैं। इनकी बातें आपने जानी, इनकी पूरी बातों पर आप कितना इत्तेफ़ाक रखते हैं, कितना आप इनसे सहमत हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वीडियो को शेयर कर सकते हैं और लाइक करना ना भूलें। आप देख रहे थे जनसोच, बहुत-बहुत शुक्रिया। आने वाले वक़्त में हम आपको कोशिश करेंगे इसी तरीके की और भी डिबेट और भी बातें आप तक लाई जाएँ, और जो भी समाज के ज़िम्मेदार हैं, जो समाज में आगे आते हैं और समाज को सुधारने की कोशिश करते हैं, उनसे उनको उनकी बातें आप तक पहुँचाई जाएँ और आने वाले वक़्त में जिससे समाज में थोड़ा बहुत सुधार हो सके। जनसोच की हमेशा यही कोशिश रहती है कि समाज में सुधार हो और देश में तरक्की हो। आप देख रहे थे जनसोच, बहुत-बहुत शुक्रिया।